हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और अपने स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इलेक्शंस प्रोसेस के एक मेथड को समझेंगे और वो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये है क्या? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है क्या? इसको हम समझते हैं। ठीक है, देखिए ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर बहुमत के आधार पर यानी कि मेजॉरिटी के आधार पर, यानी यह एक ऐसी वोटिंग मेथड है जहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को यानी मत प्राप्त यानी मतदान क्षेत्र जहाँ से वह इलेक्शंस लड़ रहा हो, फाइट कर रहा हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को, हाईएस्ट नंबर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उस कॉन्स्टिट्यूंसी में विनियन डिक्लेयर यानी कि विजेता घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, इस व्यवस्था में इलेक्शन की यह व्यवस्था जो है ना, ये सिस्टम जो है भारत में, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से इसमें होता है और ये लोकसभा और स्टेट असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए ये यूज होता है, इसका उपयोग होता है। देखिए भारत जो है ना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, और यहाँ पे जो चुनाव होता है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। और यहाँ पे जो चुनाव की दो पद्धतियाँ, जो मेथड है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और वो क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। वह है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले की जीत की प्रणाली। और सेकंड वन इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। ये है क्या? ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो प्रोसेस है उसको समझते हैं एक केस स्टडी के माध्यम से। ठीक है, देखिए 2019 का जब चुनाव चल रहा था ना देश में, तो एक पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट ने अपने इलेक्शंस प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि मुझे इस एरिया के, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अगर किसी भी ग्रुप या कम्युनिटी की वोट अगर मुझे नहीं मिलती है तो मैं उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूँगा। यानी उसका सीधा सा मतलब है कि मैं उसके लिए काम नहीं करूँगा। ठीक है, अगर मान लीजिए वो शख्स जो है, वो कैंडिडेट जो है अपना इलेक्शंस जीत जाता है तो क्या होगा? यह बहुत बड़ी कमियां हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में। क्योंकि अगर वो शख्स इलेक्शन जीत जाता है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो उसके प्रति लाइबल होगा, यानी कि उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा? लाइबिलिटी तो उसकी कुछ होगी ही नहीं। इसको और सरल वे में समझते हैं, इस पूरे प्रोसेस को, इसको और सरल करते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, एक्स वाई जेड, जहाँ पे कुछ कैंडिडेट है चुनाव लड़ने के लिए, ए बी और सी। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 100% वोट है और यहाँ पे ए बी और सी प्रत्याशी है। ए को मिलते हैं 33% वोट, बी को मिलते हैं 28% वोट, 28% वोट, सी को मिलते हैं 31% वोट। इन तीनों में से, ठीक है, और इसमें से कुछ और भी होंगे जिसको कुछ ना कुछ वोट्स मिलेंगे। इन सब में से, खासकर इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इस 100% के वैलिड वोट, यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के सबसे ज़्यादा वैलिड वोट जिस भी प्रत्याशी को मिलेगा वो प्रत्याशी अपना चुनाव जीत जाएगा। ये मायने नहीं रखता कि किसी भी कैंडिडेट को 50+1 वोट्स मिलने होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, ये मायने नहीं रखता कि उसको 50% वोट मिले हैं या नहीं मिले हैं। इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा वैलिड वोट, इस एरिया का सबसे ज़्यादा वैलिड वोट जिससे भी मिलेगा वो अपना चुनाव जीत जाएगा। तो यहाँ पे किसे मिला है? ए को। कितना? 33% वोट मिले हैं। तो ये जो शख्स है ये अपना चुनाव जीत जाएगा। देखिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ना कुछ कमियां भी है, और वो क्या है उसे हम देखते हैं। फर्स्ट है, पहला है कि हमने देखा जो एक कैंडिडेट है उसको कितने परसेंट वोट मिले थे? 33% वोट मिले थे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। और बाकियों को कितने मिले थे? किसी को 28% मिले थे और किसी को
यानी इससे कम मिले थे, ए से कम मिले थे। तो आप ये इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि ए के अगेंस्ट कितने वोट परसेंट पड़े थे, 67% वोट। अगर ए को ए कैंडिडेट जीतता है और उसको वोट 33% मिले हैं, तो इसके अगेंस्ट वोट कितने पड़े होंगे, 67%। यानी किसी प्रत्याशी को उसको 67% वोट मिले हैं, इसके बावजूद भी वो कैंडिडेट, वो प्रत्याशी उस एरिया से चुनाव जीत जाता है, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा पड़ने वाले वैलिड वोट में से सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। ये मायने नहीं रखता कि उसके अगेंस्ट कितने वोट पड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि उसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। इसके बावजूद भी वो अगले आने वाले 5 सालों के लिए उस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है। फर्स्ट डिमेरिट, ये कोई मायने नहीं रखता कि उस कैंडिडेट को 50% वोट मिले हैं या नहीं मिले हैं, उसको सबसे ज़्यादा वैलिड वोट मिल गए हैं तो वो शख्स विनिंग घोषित कर दिया जाएगा। सेकेंड डिमेरिट इस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, देखिए लोकसभा में कितने सीट्स होते हैं, 543 सीट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि कितनी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ होंगी, कितने कैंडिडेट जीत कर जाएंगे, 543 कैंडिडेट जीत के जाएंगे। सपोज डैट किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी कैंडिडेट को 37% वोट मिलते हैं, ठीक है, किसी वोट को। दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी कैंडिडेट को 41% वोट मिले हैं, और किसी थर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी कैंडिडेट को 32% वोट मिले हैं, 33 या 32% वोट मिले होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में लोकसभा में जो विनिंग कैंडिडेट होता है, जो जीतता है, वो उस एरिया के माने हमारे उस पूरे देश के 50% लोगों के भी मत को रिप्रेजेंट नहीं करता है। आप देख रहे हैं किसी भी शख्स को किसी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को 37% वोट मिले हैं, किसी को 41% वोट मिले हैं, किसी को 32% वोट मिले हैं। यानी कोई भी शख्स 50% लोगों की राय और ना ही वहाँ के मत का प्रतिनिधित्व करता है। ये कितनी बड़ी डिमेरिट है। थर्ड डिमेरिट जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की, ये क्या है, देखिए लोकसभा में जितने भी मेंबर होते हैं ना, यानी कि 543 मेंबर होते हैं, ठीक है, 543 मेंबर होते हैं, और इन 543 मेंबर्स में से 280 से 282 चाहिए किसी भी शख्स को चुनाव जीतने के लिए, यानी अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, मेजोरिटी माने के लिए इतने सीट चाहिए। और इसमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस गवर्नमेंट बनाने वाले पार्टी में शामिल नहीं होंगे। सबका रोल तो होगा नहीं कि सब हर एक कैंडिडेट विनिंग जो पार्टी है उसके मेंबर होंगे। कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना जो विपक्ष में बैठेंगे और जिनका इस पावर में, इस अथॉरिटी में जो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा उसमें उनका कोई रोल नहीं होगा। इस जो गवर्नमेंट फॉर्म होगा उसमें इनका कोई रोल नहीं होगा जो विपक्ष में होंगे। तो क्या ये माना नहीं जा सकता है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वोटर होंगे, जो उन्होंने उस शख्स को वोट दिया है, वो शख्स अगर उस इलेक्ट्रल प्रोसेस मतलब उस गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो उनका पावर में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि उनके कैंडिडेट का तो कोई गवर्नमेंट में कोई रोल ही नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। और इसमें ऐसे भी तो होगा अगर कोई शख्स किसी भी कैंडिडेट को वोट दिए होंगे, अगर 2 लाख वोट दिए होंगे, तो अगर 2 लाख वोट दिए किसी को दिए होंगे, फिर भी वो शख्स अपना इलेक्शन जो है हार जाता है, तो इन 2 लोगों वोटरों का जो वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि कोई यूज़ ही नहीं हुआ, उनका तो कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं हुआ पावर में। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें से जो पर्सन्स इलेक्टेड होकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं उनका पावर में ज़्यादा रोल होता है, और जो विपक्ष में होते हैं या जो नहीं जीतते उनका पावर में कोई रोल नहीं होता है। यानी कि उस वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी का पावर में, अथॉरिटी में कंट्रीब्यूशंस ना के बराबर होता है।
तो इसका मतलब ये नहीं है, तो ये नहीं लगाया जा सकता है कि अगर कोई मतलब मान लीजिए कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर कोई शख्स जीतता है, अगर कोई किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका प्रत्याशी नहीं जीता है, तो क्या लगता है कि आप दोनों की जो डेवलपमेंट प्रोसेस दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में सेम होंगे? इनके कैंडिडेट जीत जा रहे और इनके कैंडिडेट नहीं जीत जा रहे, तो दोनों के जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो सेम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होगी भाई, जहाँ वो अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है और फंड एलोकेशन वहीं सबसे ज़्यादा करेगी ना, जहाँ से उसके मेंबर सबसे ज़्यादा इलेक्ट होट के आ रहे हैं। तो ये क्या नहीं माना जा सकता है कि जो कैंडिडेट अपने एरिया में चुनाव जीत कर आ रहे हैं उस एरिया के ग्रुप कम्युनिटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे या नहीं होंगे? उसके प्रति क्या जवाबदेही उनका होगा? देखिए, पूरे मायने का मीनिंग ये है ना कि अगर इलेक्शंस के बाद कोई कैंडिडेट जीतता है, विनिंग पर्सन्स होता है, तो वो जो पर्सन होता है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एमपी होता है, ना कि ऐसे शख्स का जो उसको वोट दिया है। ऐसा नहीं होगा, वो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एमपी होगा ना। उसका ये मतलब जीतने के बाद तो उसका ये नहीं होना चाहिए कि हाँ इसने मुझे दिया या वोट दिया नहीं दिया, क्योंकि जो गवर्नमेंट फॉर्म होगा वो पूरे देश का गवर्नमेंट होगा, पूरे देश का रिप्रेजेंटेटिव होंगे, किसी पर्टिकुलर एक रीजन ग्रुप के तो नहीं होंगे। इसी तरह जो एमपी होगा वो पूरे एरिया का होगा, जिन्होंने उसको वोट दिया या नहीं दिया। ये पूरा प्रोसेस है जो हमने डिस्कस किया। देखिए, आप इस पूरे केस स्टडी को ना अपने मेंस पेपर में ज़रूर यूज कीजिए, खासकर सिविल सर्विसेज वाले ना अपने मेंस पेपर, जीएस पेपर 2, 4 और एसे राइटिंग में इसका यूज़ ज़रूर करें। जब इलेक्ट्रल प्रोसेस में ये सब चीज़ें आती है तो इसका केस स्टडी के रूप में ज़रूर आप इसको इंक्लूड कीजिए। इससे ये होगा ना कि आपकी जो राइटिंग होगी ना, एसे राइटिंग के जो आंसर होगा उसमें उसका रिफ्लेक्शंस और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो आप पॉइंट्स देखते हैं ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको और मतलब दूसरों से अलग करते हैं। क्योंकि ये जो छोटे छोटे केस स्टडी जिससे आप एग्जांपल देते हैं ना, ये औरों से आपको अलग बनाते हैं, एक रिफ्लेक्शन होता है आपके आंसर में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ना तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, इसके बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए। और एक बात और, आप हमारे एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के फेसबुक पेज और टेलीग्राम पेज से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको जीएस के नोट्स, करंट अफेयर्स के नोट्स, रिलेटेड आर्टिकल और इनका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।